चलो, अतुल जी स्वागत है। आइए और शुरू करें जी आगे का प्रोग्राम। ओके, थैंक यू अनिल एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। पेज 101 पे हैं हम। राइट अनिल, एंड वी आर ऑन द थर्ड पैराग्राफ। हम डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने उनके बारे में पढ़ा था और मेरे को जोहन चार्ली की वो शायरी याद आ रही है। इसमें उसने कहा था कि एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा मकाम आया था, एक ऐसा प्रश्न चिन्ह आया था इस दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर, कि शराबीपन से और शराब के सेवन से लोग मर रहे थे, परिवार तबाह हो रहे थे। और इस सब देख के कैसे तड़प रहे लोग, कैसे पीड़ा में है, तो एक ऐसा मकाम आया था कि भगवान भी विचलित हो गया था और कह रहा था कि इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। और एक एक करके भगवान ने पृथ्वी पे कई शख्सियतों को भेजा, न्यूमरस पर्सनालिटीज। वी हैव रेड अबाउट नॉट most of them, but almost all of them in our previous reading of Alcoholics Anonymous comes of age. और इन सब पे केंद्र बिंदु हमारे बिल डब्ल्यू तो थे ही, जो खुद एक पीड़ित शराबी थे, और वो कैसे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग लोगों से संपर्क में आए और शराबीपन का एक समाधान, एक सुधार की प्रक्रिया ढूंढने में वो सफल हुए। न केवल अपनी जिंदगी उन्होंने संवारी, बल्कि साथ में लाखों लोगों की जिंदगी। और उनमें से एक थे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ। और भगवान अपने रहस्यमय तरीकों के से कैसे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ जैसे शख्सियत को इस क्षेत्र में, इस शराबीपन के सुधार की प्रक्रिया में कैसे उनको लेके आया, कैसे उन्होंने विश्व भर में लोगों को एक मैसेज दिया शराबीपन के बारे में। अब डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ की जीवनी पे थोड़ा सा यहाँ पे पंक्तियां हैं जो हम पढ़ेंगे आज। A graduate from Princeton, William Duncan Silkworth had a medical degree from the New York University Bellevue Medical School। पढ़ाई उन्होंने करी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद न्यूयॉर्क के बेलव्यू मेडिकल स्कूल से उन्होंने अपना डॉक्टरी की, यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई करी। एंड सिल्कवर्थ बिकेम अ स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजी। और जैसे कि हर एक डॉक्टर किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनता है अपने बेसिक एमबीबीएस डिग्री करने के बाद, तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने न्यूरोलॉजी का क्षेत्र चुना स्पेशलाइज करने। तो जैसे हम सबको पता है, न्यूरोलॉजी है मेडिकल साइंस की वो शाखा जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एक मेन स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बारे में, उसका जो उससे जुड़ी हुई पढ़ाई और उस क्षेत्र में मेडिसिन, उसमें उन्होंने अपनी जो थी एक स्पेशलिटी जो है वो हासिल करी। A domain that sometimes overlaps with psychiatry। और इसका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से एक जोड़ होता है साथ में ना, ये दोनों एक साथ साथ चलती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैव अ लॉट इन कॉमन, क्योंकि दोनों ही दिमागी बीमारियों के बारे में और दिमाग की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है ह्यूमन बॉडी का जिसके बारे में अभी भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टरों को, रिसर्च साइंटिस्ट को अभी भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इसके बारे में अभी भी पूर्ण रूप से, जैसे कि और जो शरीर के अंग है उसके बारे में रिसर्च अनुसंधान करा गया है और जिसके बारे में जानकारी है, ब्रेन के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक पूर्ण रूप से मेडिकल प्रोफेशन में लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ मेडिसिन है, और दोनों जुड़े हुए हैं, साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी। As a private practitioner, he acquired a small competence। प्राइवेट प्रैक्टिस थी डॉक्टर
विलियम सिलकवर्थ की, और प्राइवेट प्रैक्टिस उनकी अच्छी चल रही थी। और वो कह रहे हैं यहाँ पे एक्वायर्ड अ स्मॉल कॉम्पिटेंस, यानी कि अपनी इस प्रैक्टिस से उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षमता हासिल करी थी अच्छी खासी। स्मॉल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब आर्थिक रूप से उन्होंने एक पूंजी खड़ी करी, और वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के दौरान। एंड इन द 1920s invested in a stock subscription for a new private hospital. 1920 के जो दशक चल रहा था, 1920 से 29 के बीच में, उन्होंने निवेश किया एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो अभी बना नहीं था, बन रहा था, उसमें उन्होंने निवेश किया। और उनका ये मकसद था, उद्देश्य क्या था? दिस इन्वेस्टमेंट कैरिड विद इट प्रॉमिस ऑफ अ फाइन स्टाफ पोस्ट फॉर हिमसेल्फ। और न केवल ये हॉस्पिटल के निर्माण में उन्होंने निवेश किया था, और उनका एक और मकसद था कि जब ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें उनको एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि उनको एक ओहदा मिलेगा यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, यानी कि उसके सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर का उनको ओहदा मिलेगा, फाइन स्टाफ पोजीशन। और वो उसके बाद उनकी जिंदगी जो है वो और बेहतर होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में निवेश भी उनका, साथ में काम भी वही कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से उनको यहाँ पे फायदा नजर आ रहा था। उन्होंने अपना सारी पूंजी जो थी उन्होंने अपनी इस हॉस्पिटल के स्टॉक में, यानी कि इस हॉस्पिटल के शेयर्स खरीदने में लगा दी थी, इसका भी निर्माण होना था। बट एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज सेविंग्स was swept away in the 1929 collapse. लेकिन जो 1929 का जो डिप्रेशन आया, जो मंदी आई, आर्थिक रूप से मंदी पूरे विश्व में और खास तौर से अमेरिका में, उसमें उनका सब कुछ जो था वो बर्बाद हो गया। यानी उनकी सारी जमा पूंजी जो थी, जो निवेश किया था उस अस्पताल में, वो खत्म, और उनकी और भी जो उन्होंने अपनी पूंजी जहां पे निवेश करी थी वो भी खत्म। एक तरीके से उन्होंने जो भी एकत्रित किया था धन के रूप में, उनकी जो आर्थिक शक्तियां थी, वो सारी इस मंदी की वजह से एक तरीके से खत्म। इन डेस्परेशन ही मेड अ कनेक्शन विद टाउन्स हॉस्पिटल। अब देखो ये भगवान के रहस्यमय तरीके हैं। अगर वो मंदी नहीं आती, डॉक्टर विलियम सिलकवर्थ उस हॉस्पिटल में निवेश कर रहे थे, हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता, वहां पे एक वरिष्ठ ओहदे पे एक प्रतिष्ठित अस्पताल के वरिष्ठ वो एक डॉक्टर होते, और वहां पे अपनी जिंदगी जो है न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में जारी रखते, और एक तरीके से उनका जीवन वहीं बीत जाता, खत्म कहानी। लेकिन भगवान अपने रहस्यमय तरीकों से कैसे क्या करता है, जो उस टाइम पे समझ नहीं आता। हमें लगता है कि डॉक्टर विलियम सर ये तो बहुत बुरा हुआ है, और एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ हुआ बुरा है, सब कुछ खत्म हो। लेकिन भगवान के रहस्यमय तरीके हैं, भगवान कुछ और चाहता था। और जैसे मैं शुरू में कहा था, भगवान भी विचलित था, वो चाहता था कि और लोग आए, और जरूरी था, बहुत अनिवार्य थी ये बात कि मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ना कोई सामने आए और इस शराबीपन के बारे में पूरी दुनिया को जागृत करे। और इस काम के लिए भगवान का चुनिंदा नुमाइंदा था डॉक्टर विलियम डंकन सिलकवर्थ। तो इन डेस्परेशन, अब डेस्परेट हो गया, सड़क पे आ गया था डॉक्टर विलियम सिलकवर्थ स्टेज पे 1929 के कोलैप्स के बाद। ही मेड अ कनेक्शन विद टाउन्स हॉस्पिटल, चार्ल्स टाउन के साथ, क्योंकि देखो शराबीपन और शराबियों के इलाज में दिलचस्पी तो थी डॉक्टर विलियम सिलकवर्थ, लेकिन वो अपना पेशा नहीं बनाना चाह रहे थे उसको, क्योंकि शराबियों के साथ काम करना काफी कठिन, एक जटिल कार्य है। और कारण ये है कि एक तो शराबी जो आता है वो सुनता नहीं है बात डॉक्टर की, डॉक्टर से गलत सलत बोलता है, झूठ भी बोलता है, तो उसको डॉक्टर जो उसको बोलता है करने के लिए वो करता नहीं है। और सबसे बड़ी बात इन लाइटर सेंस, वो ज्यादातर जो शराबी होते हैं वो आर्थिक रूप से इतने बर्बाद हो जाते हैं कि डॉक्टरों को ठीक से जो डॉक्टर की मांगी फीस है वो भी अदा नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से देखा जाए तो सिर्फ शराबियों के साथ काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी डॉक्टर की, कि वो सिर्फ शराबियों के साथ काम करे, वही अपना स्पेशलाइज करे। तो न्यूरोलॉजी का जो क्षेत्र था, जो दिमाग की बीमारियों से जुड़ा हुआ था, जिसमें शराबीपन भी एक बीमारी है, तो उसमें डॉक्टर विलियम सिलकवर्थ काम कर रहे थे। लेकिन अब हालात देखो क्या हो गए।
कि उनके पास कोई चारा नहीं रहा। और जब वो शराबीपन के बारे में जब काम कर रहे थे, वो शराबियों के साथ संपर्क में आते थे, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ चार्ल्स टाउन के साथ उस दौर में संपर्क में आए थे। और डॉक्टर टाउन्स ने, सॉरी नॉट डॉक्टर टाउन बट चार्ल्स टाउन ने उनको एक यहाँ पे एक ऑफर दी। ही मेड अ कनेक्शन विद टाउन्स हॉस्पिटल। द पे वाज पिटीफुल, बहुत ही कम सैलरी में। देखो वहां पे उस टाइम पे डॉक्टरों की क्या सैलरी होगी। मेसीज में एक सेल्स वुमन के लिए ग्रुप में काम करते हुए भी यहाँ पे डॉलर जो लुइस थी वो कमा रही थी $22 प्लस इंसेंटिव्स। केवल $40 हफ्ते में, मात्र $40 हफ्ता, कुछ भी नहीं होता ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक के लिए। जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ थे, उनको $40 पर वीक एंड बोर्ड, यानी कि बोर्ड मतलब रहने की और खाने पीने की जगह भी देती थी, साथ में कमरा उस हॉस्पिटल, उस पे उन्होंने काम करना स्वीकार किया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। नो ऑप्शंस, he was on the street, he had lost all his savings, आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे वो, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। तो भगवान देखो किसी को कहीं कैसे प्लेस करता है, उस स्थिति ऐसे बनाता है। और उस टाइम पे बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा विचलित हुआ होगा यहाँ पे डॉक्टर सिल्कवर्थ की, क्या मुझे कैसा काम करना। लेकिन शराबीपन के इलाज के लिए ईश्वर को पता था कि ऐसे एक इंसान को भेजना पड़ेगा, एक डॉक्टर को, इस पद पे, इस अस्पताल में, जहां पे उनका बिल डब्ल्यूसी के साथ संपर्क होगा, जहां से लेके एक और अभियान, नया अभियान शुरू होगा, जिससे हजारों क्या लाखों करोड़ों शराबी जो है वो इस दौर में आएंगे, सुधार की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिनमें से मैं भी एक हूं। तो ये भगवान के तरसमे तरीके थे कि वो कैसे उनको किसको कहाँ पे इस पूरे पृथ्वी पे प्लेस करता है। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ पहुंच गए टाउन्स हॉस्पिटल। But Bill said Silkworth arrived at Towns Hospital in 1930 was the turning point of the doctor's life. ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था उसके जीवन का, टाउन्स हॉस्पिटल में उसका आना 1930। He told me how, seeing the miserable wreckage that floated through the place, he had resolved to try to do something about it. Miserable wreckage, दर्दनाक पीड़ा से भरे लोग। यार रैकेज, रैकेज जनरली यूज किया जाता है किसी नॉन लिविंग चीज के लिए। एक इमारत की रैकेज, यानी कि वो टूट टूट के बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, खंडर बन गई, रैकेज हो गई। इमारत की रैकेज, किसी चीज का रैकेज, गाड़ी टूट जाती है तो उसको बोलते हैं द रैकेज ऑफ द व्हीकल। तो लेकिन यहाँ पे वो मानवीय रैकेज की बात कर रहा है, इंसानों की बर्बादी, टूट के बिखरे हुए इंसान एक के बाद एक आ रहे थे उस हॉस्पिटल में, और ये दृश्य जो है डॉक्टर सिल्कवर्थ को दिखाई दे रहा था। If he had resolved to try to do something about it, और उन्होंने ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा ली सिल्कवर्थ ने, इससे विचलित होकर कि इसके बारे में भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, डू समथिंग अबाउट इट। क्या कर सकता था वो उसको नहीं पता, लेकिन वो इतना प्रभावित हुआ, इतना उसको दर्द महसूस हुआ इंसानों की यहाँ पे बर्बादी देखते हुए, कि उसने प्रतिज्ञा ली कि इसके बारे में कुछ करेगा। और उसकी जिंदगी का आगे जाके यही मकसद था। इवन टू मी he admitted the great hopelessness of the situation, यानी कि बड़ी निराशाजनक स्थिति थी एक शराबी की, और ये बात उसने बिल डब्ल्यू से भी व्यक्त की। So far as most of those afflicted went, but there were certain cases that showed hope of recovery. लेकिन चंद ऐसे भी केस उसके सामने आए जिसने आशा की हल्की सी किरण दिखाई दी सुधार की डॉक्टर सिल्कवर्थ। और सिल्कवर्थ and he glowed as he told Bill about them. और बड़ी उम्मीद के साथ एक चेहरे में चमक लेते हुए उन्होंने बिल डब्ल्यू को बताया कि हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे उभर के बाहर निकले और सुधार में आए हैं। The little doctor had forgotten all about fame and fortune. देखो ऐसा उसका एक मकाम आया जिंदगी में डॉक्टर सिल्कवर्थ के, कि अब ये शराबीपन के प्रचार के उपचार में उनको ऐसा एक मकाम आया कि वो पैसा, अपनी प्रतिष्ठा एक डॉक्टर के रूप में, ये सब कुछ भूल गया था। उसके जीवन का एक ही मकसद रह गया था कि शराबीपन के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ,
इन शराबियों को मैं कैसे बचाऊं, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया, ना कि पैसा कमाना और प्रतिष्ठा की तरफ के पीछे दौड़ना। मनी पावर के पीछे ना दौड़ते हुए जीवन का उसका एक ही ज्ञान था डॉक्टर सिलवत का कि अब कि मैं शराबीपन और शराबियों के कैसे के बारे में क्या कर सकता हूँ। व्हाट कुड ही डू अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन, मैं क्या कर सकता हूँ, यही सोच सबसे ज्यादा डॉक्टर सिलवत के जहन में आई। That was the thing. All those millions with mysterious malady of mind, emotions and body. Millions, यानी कि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग सामने आए थे जिनको ये रहस्यमयी बीमारी थी, मिस्टीरियस मैलिडी, क्योंकि इसके बाद बीमारी के बारे में कुछ खास पता नहीं था। और कौन सी बीमारी जो दिमागी तौर पे, माइंड को, इमोशंस को, भावनात्मक तौर पे और शारीरिक तो है ही, तीनों तरह से एक आदमी को प्रभावित कर रही थी, उसको अफ्लिक्ट कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर हमला कर रही थी बीमारी इन तीनों क्षेत्रों। इसके बारे में क्या किया जाए, यही डॉक्टर विलियम सिलवर्थ के जीवन का उद्देश्य बन के रहे। और जब बिल अराइव हुआ, when Bill arrived, Dr. Silkworth had already formulated his theory of an allergy. और एलर्जी यानी कि ये जो बीमारी का जो हम पढ़ते आ रहे हैं डॉक्टर्स ओपिनियन से, एलर्जी के बारे में जो उनका फॉर्मूला था, यानी कि उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो इस पे नतीजा निकाला था कि एक एलर्जी है, उसको ऑलरेडी उन्होंने इस बात को तय कर दिया था, इसके बारे में लिखा था। लेटर इन 1937 में इन द मेडिकल रिकॉर्ड, अल्कोहलिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी, यानी कि एलर्जी का एक प्रदर्शन है, एक एलर्जी का सामने प्रस्तुत करने वाला एक तरीका जो है वो अल्कोहलिज्म से जुड़ा है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी। He likened the alcoholic's allergic state to the plight of a hay fever patient who gradually became sensitized to certain types of pollen. Hay fever भी एक एलर्जी होती है, और जो पोलन जो है, जो जो हवा में उड़ता है, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है, उनको छींकें आती हैं, उनके चेहरा लाल हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो पोलन की एलर्जी है। और उससे तुलना करी थी अल्कोहलिक एलर्जी से। एलर्जी के बारे में ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पीड़ा हो, उससे हो सकता है आपका शरीर जो है वो अब नॉर्मल रिएक्शन अगर किसी चीज से कर रहा है तो उसको एलर्जी बोलते हैं। और एक शराबी के केस में क्या अब नॉर्मल रिएक्शन है? रिएक्शन ये है कि वो और मांग रहा है, उसको एक बार पीने के बाद वो रुक नहीं पा रहा है। एलर्जी ये हो रही है, उत्पन्न क्या हो रही है कि शरीर जो है वो शारीरिक भूख बढ़ रही है और वो और मांग रहा है। तो ये डॉक्टर विलियम सिलवर्थ ने एलर्जी का जो है, ये जो उसका जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, उसको क्या समझ आई कि अल्कोहलिज्म एक एलर्जी है, उसके बारे में उसने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उसके बारे में और गहराई से इस एलर्जी के बारे में हम आई थिंक वी स्टॉप ओवर हियर, अनिल, टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन टुमारो। एलर्जी है क्या चीज, उसके बारे में आगे क्या लिखा है, और डॉक्टर्स ओपिनियन से कुछ पंक्तियां आगे जाके ली गई हैं। तो we'll leave that for tomorrow. समय हो गया। Thank you very much everybody and back to you. Thank you अतुल, it was amazing. आज का दिन 10 जून, आज के दिन सिलवर्थ हमारे साथ जुड़ गए, और बाकी इतिहास के पन्नों से और क्या क्या निकल के आ रहा है। अब राजेश जी आएंगे। राजेश जी स्वागत है, प्लीज आए और हमें लेके चले आगे की यात्रा पे। आइए राजेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने भाई बेडब्ल्यू ने तो फाउंडर माना ही था सिल्कवर्थ को, खुद अपने आप को उन्होंने फाउंडर माना था, क्योंकि आज 10 जून है, तो 10 जून हमारा फाउंडर डे की सभी भाइयों को बधाई। और ये भी सिल्कवर्थ भी एक खुद अपने आप में एक फाउंडर, अपने आप में फाउंडर के फाउंडर ही थे। मैं मानता हूँ कि वो फाउंडर ही थे। और बीडब्ल्यू ने जहां भी फाउंडर का जिक्र करा है तो इन लोगों को मतलब बहुत सराहना करी है। आज उस शख्सियत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिल्कवर्थ, डॉक्टर सिल्कवर्थ। और बात भी हो रही थी, कल भी हल्की सी बात हुई थी। अब थोड़ा सा इसका जिक्र कर लें तो ये ब्रुकलिन में पैदा हुए थे 22 जुलाई 1873 को, विलियम सिल्कवर्थ और एसाबेल सिल्कवर्थ डंकन के यहाँ
मतलब 3 भाई बहन थे, एक सिस्टर और ब्रदर इनके और थे। एजुकेशन इनकी लॉन्ग ब्रांच हाई स्कूल में हुई थी, छोटी एजुकेशन, मतलब वो जो स्कूल वाली एजुकेशन होती है। उसके बाद प्रिंसटन, ये जो यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, यहाँ पर इन्होंने प्री मेडिकल एजुकेशन यहाँ से ली, और बाकी डिग्रियां इन्होंने बेल यूनिवर्सिटी, वो जो उन्होंने जिक्र करा है, बेल मेडिकल स्कूल न्यूयॉर्क की, ये यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से करी। अब देखो जी, इस व्यक्ति के बारे में है कि इस मतलब इसने बचा दिया है। सबसे बड़ी बात, संसार में शराबियों को, मतलब देखो जी, आभार तो सब उन लोगों का, स्टार्टिंग वाले लोगों का, उन पाइनर मेंबर का, बिल और बॉब के अलावा उनका भी आभार है, इनका भी आभार है, सामाजिक लोगों का भी आभार है, उन पादरियों का भी आभार है, या उन मतलब पता नहीं, वो खत्म ही नहीं होने वाला है ना जी, उन डॉक्टरों का आभार है जो खड़े होकर हम लोगों के लिए तालियां मार रहे थे। क्योंकि हम सभी ने, लगभग इस ग्रुप में सभी ने एक हम ऑफिस पढ़ा था कि किस तरीके से वो लोग हमारे साथ एक चट्टान की तरह खड़े हो गए थे अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ। और उनमें से एक शख्सियत ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को, मतलब 1930 के लेक्चर में, अच्छा 1937 में तो बंदे ने मतलब कमाल ही कर दिया यार, वो अपनी रिस्क पे डाल दिया, फेम और फॉर्चून नहीं, अपना प्रोफेशन भी बंदे ने उस पे डाल दिया भाई, रिस्क पे डाल दिया। और कैसे दुनिया को आगे, पहले तो लेक्चर, केवल लेक्चर ही दे रहा था, 1930 से पहले भी इसने एक आधे लेक्चर हैं इसके, लेकिन उसके बाद तो इसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड को 2 आर्टिकल दिए इस बंदे ने। एक आर्टिकल का आज जिक्र हो गया, अल्कोहलिज्म एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, और दूसरा आर्टिकल था रिक्लेमिनेशन ऑफ एल्कोहलिक। तो 1937 में जो इसने मेडिकल रिकॉर्ड के लिए चीजें दी ना, हालांकि यार विश्व में इतना बड़ा विरोध इस व्यक्ति का हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ तो कर ही नहीं सकता था भाई साहब। भाई मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है, कि एक ऐसी प्रक्रिया शराबियों में घटित होती है जिसका कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो खास करो अब मतलब कुछ ऐसे वर्ड इसने यूज करे। लेकिन एक आदमी जो कह रहा था, हमें पागल मानते थे लोग, मतलब विश्व में जब से शराब बनी होगी संसार में, इस धरती में, हमारा इलाज हम लोगों ने पढ़ लिए 3 सेंटेंस, पिछले कल पढ़े, या तो पापी मानते हैं, या तो ये मानते हैं जानबूझकर ड्रामेबाज है, और तीसरे बोलोगे ठोको ना जेल में, उठाओ और डाल दो जेल में, भाई ये नहीं सुधरने वाले हैं। ये हालत थी हम लोगों की, तो इलाज कहाँ हो रहा? पागल खाने में। भाई 3 तरीके के प्राणी का इलाज कहाँ होगा? पागल खाने में, असलम में। लेकिन ये पहली बार किसी व्यक्ति ने आके बोला कि दिमाग में तो दिक्कत है भाई साहब, शरीर में भी दिक्कत है। और शरीर में, जैसे वो आज पोलन से उन्होंने उस चीज का करा कि भाई साहब, जैसी वो दूसरी एलर्जी होती है, जैसे मेरे को समझाने के लिए डायबिटिक का बंदे ने एग्जांपल लिया था कि बाकी एलर्जी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कोई डॉक्टर, तेरे को ये नहीं बता सकता कि तेरे को बैंगन से एलर्जी क्यों है। एलर्जी है, बस बात खत्म है। वे कोई डॉक्टर ये नहीं तेरे को कर सकता कि तेरे को क्यों है, उसके पीछे पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन भाई साहब एलर्जी है। तो इस प्रकार से, और इतना प्यार यार, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है ना, मृत्यु के दिन भी निक ब्रोकर हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया था इनको, तो भाई साहब शराबियों के लिए काम कर रहे थे यार, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग। जिस दिन इनकी डेथ हुई है 1951 में, 22 मार्च 1951 में, उस दिन भी हमारे एक क्लास ट्रस्टी थे, 2 साल तक ही कर पाए बेचारे सेवा, क्योंकि वो उसमें ही नहीं दिया परमात्मा ने आगे सेवा करने का। तो इस प्रकार से ये जो शख्सियत है ना, इनके लिए कितना भी बोल ले भाई साहब, कितना भी पढ़ ले, क्या नौकरी मिली है भाई साहब? $40 की। अतुल जी ने बिल्कुल सही कंपेयर करा। $22.5 तो यार कपड़े बेच रही है एक औरत, और साथ में इंसेंटिव मिला के $40 तो उसको मिल जाते होंगे भाई। $40 तो आम आदमी कमा लेता, और इतने बड़े डॉक्टर, और अब हम डॉक्टर ओपिनियन में भी पढ़ते हैं ना कि वो हेड थे, स्टाफ के भी हेड थे, और अपने डिपार्टमेंट के भी हेड थे। एजुकेशन बहुत थी। और सबसे बड़ी बात, उस हॉस्पिटल में नौकरी करने हैं, ऊपर पैराग्राफ पढ़ के आए हैं हम, जिसमें मेडिकल साइंस से कोई मतलब नहीं है, जिसमें जैसे वो देसी इलाज करवाने वाले हैं ना कि वो कल दो चीजें हमने एक और पढ़ ली, परगडेंड पुकड़ करवा दो, हाइड्रोथेरेपी कर दो, बेलाडोना दे दो, ये तो देसी इलाज हो गई, ये तो हकीमों वाले इलाज है। इतने बड़े हॉस्पिटल में तो ये बंदा, अच्छा
चार्ली भी टाउन इसकी बात से सहमत नहीं था, वो अल्कोहलिज्म को डिजीज मानता ही नहीं था, तो वो अपने हॉस्पिटल में कैसे इस बात को ले आता? भैया इतनी छोटी नौकरी और पूरे की पूरी पूंजी चले जाना 1900। अच्छा, एक समान था बिल और सिल्कवर्थ में, क्या समान था कि दोनों का पैसा क्रैश एक जगह पे हुआ। 1929 का जो क्रैश डाउन हुआ था, उसमें कोलैप्स हुआ था शेयर बाजार, उसमें सिल्कवर्थ भी एक ऐसी आदमी था जिसका भी बहुत बड़ी पूंजी चली गई थी, क्योंकि ये अपना इनका हॉस्पिटल का भी था, इनके माइंड में आइडिया एक अपने हॉस्पिटल बनाने का भी था। या फिर आज एक नई बात मैंने पढ़ी कि उसी हॉस्पिटल में जो है वो बड़ी मतलब बड़ी तो पद पर असीन होने का भी एक आइडिया था, लेकिन अपना हॉस्पिटल बनाने का था इनका सारा का सारा। और एक छोटी सी नौकरी वहां पर करना। और शराबियों के लिए जो, देखो जी, अगर ध्यान से हम ना डॉक्टर ओपिनियन को पढ़ते हैं ना, तो पता लगता है उस डॉक्टर ने क्या बोला है। क्रिटिक के लिए जो पैराग्राफ लिखा है ना, जो कंफ्यूज करता है हमें पैराग्राफ, डॉक्टर ओपिनियन में बड़ा एक पैराग्राफ ना कंफ्यूज करता है कि ये क्यों लिख दिया। वहां पर उन्होंने बोला है कि जो भी लोग इन लोगों की आलोचना करते हैं कि ये जानबूझ के हैं या पापी हैं, इनको जेल में डाल दो, इनको पागल खानों में बंद कर दो, भाई साहब कड़ी कभी इनके आगे साथ खड़े होके देखो। एक और प्यारी लाइन, कभी इनकी रोती बिलखती पत्नियों को देखो। एक और प्यारी लाइन, कभी इनके बच्चों की भटकती जिंदगियों को देखो। एक और प्यारी चीज, कभी छोटी छोटी चीजों के लिए शराबियों को मरते हुए और लड़ते हुए देखो। इनके घर में रोटी नहीं है, इनके घर में एक, कैसे यार एक करोड़पति आदमी, कैसे वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार कितनी जिंदगियां लील रहा है एल्कोहलिज्म। ऐसे सेंटेंस यूज करे हैं डॉक्टर ओपिनियन में, किसके लिए? जो हम शराबियों की आलोचना कर रहे थे। मतलब बाकी डॉक्टर ने इतनी इंडोर्समेंट नहीं करी है, इस आदमी ने डायरेक्ट इंडोर्समेंट कर दी है। अल्कोहलिक के साथ आके जैसे खड़ा हो जाता है ना आदमी पहली पंक्ति में कि भाई साहब शराबी पीछे खड़ा है दुब के, मतलब एक इमेजिन करूं मैं तो शराबी दुब के खड़ा है, क्योंकि संसार तो मान ही नहीं रहा इस बात को। अभी संसार नहीं मान रहा है, ये तो हमारी रिकवरियों ने साबित करा कि भाई साहब वाकई यार ये सच में यार ये लोग वाकई, मतलब इन लोगों की नहीं है दिक्कत, भाई साहब ये बीमार है। भाई बीमार और जानबूझ के ड्रामे में तो बहुत बड़ा अंतर है ना। तो यार ये सारे का सारा क्रेडिट इस शख्सियत को जाता है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम विलियम डंकर सिल्कबर्थ है। और भी इस आदमी की अगर उपलब्धियां हम लोग देखेंगे तो आगे चल के हम लोगों को पता लगेगा कि किस प्रकार से एज ए इलनेस जब इसने बोला तो किस तरीके से इन लोगों इस व्यक्ति को ये, मतलब देखो जी, मेडिकल साइंस से बड़ा सेट बैक आ सकता था इसी टाइम में। इसलिए इसने जब दो आर्टिकल 1937 में मेडिकल रिकॉर्ड के लिए दे दिए, ऐसे नहीं, मतलब आम जगह पे नहीं है वो, मतलब मेरे को सेंटेंस नहीं बोलने आते तो मतलब वो अखबार में नहीं छपे कि आर्टिकल मैंने लिखा, कोई आर्टिकल नीचे साइन करे, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए दिए कि भाई साहब इसमें चैलेंज नहीं हो सकता। यहाँ प्रोफेशन रिस्क पे था, यहाँ पर इनका व्यवसाय जो है जिस भी काम में से थे वो पूरे रिस्क में डाल के इन्होंने एक तो अल्कोहलिक के लिए और दूसरा अल्कोहलिज्म के लिए इन्होंने पूरे का पूरा कि यार इनके शरीरों में भी दिक्कत है और माइंड में ये वाली दिक्कत है। भाई माइंड से पागल नहीं है ये लोग, माइंड में ये वाली दिक्कत है और शरीर में इनके ये वाली दिक्कत है। आज तो यार हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर लोग जब वो बता रहे होते हैं इस बीमारी के बारे में, पता नहीं कितने केमिकल के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये बातें चल रही हैं 1930 की। और 1933 में जब बीडब्ल्यू पहली बार, तो इतना कोई बड़ा नहीं, लेकिन बिल से डॉक्टर सिल्कवर्थ जरूर प्रभावित हुए थे। तो ये नहीं कि इन्होंने डिजीज के बारे में बता ही नहीं पाए भाई साहब उस टाइम 1933 में। बीडब्ल्यू को कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। तो ये जो डिवाइन पावर अपना काम कर रही है ना यहाँ आकर, वो डिवाइन पावर ने इन दोनों का मेल करवाना और बाकी चीजें होना। अगले जब जब अगली बार जितनी भी बार, मतलब 3 बार और पिएगा अभी बीडब्ल्यू, 3 बड़े रिलैप्सेज होने वाले हैं बीडब्ल्यू के, तो हर बार जो है वो सिल्क वर्थ को एक नया वो होता था। तो आगे जाके हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे। और यार कितना देखो ये भी एक मैं तो मतलब बस विराम ही दे रहा हूँ अपनी शेयरिंग को। मैं एक ये भी एक ना मतलब वैसे मानता हूँ कि आज हम उस शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं। फाउंडर डे का हर जगह जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है हमारा फाउंडर दिवस, लेकिन आज हम उस शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस को बनाने में था। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। सही शब्दों में सही तरीके से आप दोनों ने
ऑनडो डे की इम्पोर्टेंस को बताया। अब सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और फिर उसके बाद मंच खोलता हूँ लोगों के लिए कि आएँ और